अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान की 7वीं और मुल्क की तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी को उसके नताइज को मंजूर कर लिया गया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मुश्तरका मफादात काउंसिल में, और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो सूबों को, जो MQM को, जो सिंध को, जो बलूचिस्तान को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको मुत्तफ़िक़ा तौर पर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में मंजूर कर लिया गया इनके नताइज को। और अब मुल्की सियासी जो एक पस मंज़र है, जो आगे का जो मंजरनामा होगा वो जुड़ा हुआ है इस नई मरदमशुमारी के आदाद शुमार से। गो कि इससे पहले हमेशा बात की जा रही थी कि जब साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म थे और उस वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये बात तय हो चुकी थी कि आइंदा की मरदमशुमारी, आइंदे के जो इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, और इस पर बतौर वज़ीर आज़म उनके दस्तखत थे। चारों सूबाई वज़ीर आला जो है उनके भी दस्तखत मौजूद थे। लेकिन इस बीच में फिर हमने देखा कि हमेशा से बात हुई कि जनाब निगरान सेटअप आएगा और वो आते के साथ ही इलेक्शन करा देगा विद इन 90 डेज। लेकिन एक हफ्ते कबल आसमा शिराजी साहबा के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि अब जो आइंदा इंतखाबात होंगे वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। फिर उसके बाद जो बातें होने लगी जनाब कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स थी उसको एक लीगल कवर मिल गया, और अगर इसे लीगल कवर मिला है तो इससे फ़ायदा किसको होगा, इसके क्या नताइज निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा गया कि जनाब ये जो मरदमशुमारी हुई है इसमें सूबाई असम्बली, जो कौमी असम्बली की सीटें हैं तब्दीली नहीं होगी। अगर कोई तब्दीली नहीं होगी और जो है हल्का बंदियाँ जो है वो इससे मुतासिर हुई हैं या उसमें रद्दोबदल होता है, तो क्या ये अपनी ट्रू स्पिरिट के साथ सेंसस के रिजल्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है मरदमशुमार इंतखाबात में या नहीं। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे। आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब। आप वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। काफ़ी अरसे से ये पहले बात कही जा रही थी कि जनाब मुल्क में एक मरदमशुमारी की ज़रूरत है, नई मरदमशुमारी की, और उसके हवाले से आदाद शुमार तय होने हैं और सीटों की एडजस्टमेंट भी होनी है, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर ये मामला बैक बर्नर पर चला गया था। अचानक ये पिछले हफ्ते दोबारा मामला सामने आया और फिर उसके बाद ताने बाने बुने जाने लगे कि जनाब ये जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, या फिर जो जोर दिया जा रहा था कि निगरान सेटअप जो है वो एक सियासी वज़ीर आज़म हो, निगरान वज़ीर आज़म, और उसके इख्तियारात में इजाफा भी हो। तो ये एक आम तासुर है कि इससे हुकूमत जो है एज ए डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना चाह रही थी, और अब उसको एक लिजिटिमेट लीगल कवर भी मिल गया है। क्या कहेंगे इस तासुर पे राना साहब? देखिए, हमारा ये ख्याल था कि इलेक्शंस पुराने जो हैं सेंसस के मुताबिक हो जाने चाहिए। इसके ऊपर जो वज़ीर दाखिला थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन पुराने सेंसस पे होंगे। लेकिन जिस तरह आपने भी फरमाया कि जो छोटे सूबे थे उसकी जो जमातें थी, MQM बलूचिस्तान में जो नेशनल पार्टीज़ हैं, इसी तरह KPK में कुछ जमातों के संगीन इसके ऊपर एतराज़ात थे और वो चाहते थे कि इलेक्शन जो हैं वो नए सेंसस के मुताबिक हों। देखिए, ये सबसे अहम है कि इलेक्शन सबको काबिल कबूल हो, उसके नतायज सबको काबिल कबूल हो, और वो जो प्रोसेस है वो सबको काबिल कबूल हो। तो इसलिए ये समझा गया एंड में कि जो है वो CCI का इजलास बनाया जाए, और उस इजलास के अंदर यूनानिमसली, देखें चारों सूबों से जो है वो वज़ीर आला मौजूद थे, सब ने ये इस पे कंसेंसस था कि जो है इलेक्शंस नए सेंसस के मुताबिक जो हैं वो होने चाहिए। और अब क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो गया है तो वो जो एक आईनी प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा, और फिर ही आप। लेकिन राना साहब ये बात बाइसे हैरत नहीं कि तहफ़्फ़ुज़ात यकीनी तौर से थे, MQM के थे, दीगर जमातों के थे, सूबों के थे, लेकिन वहाँ पे मुत्तफ़िक़ा तौर पर जब मंजूरी हुई तो उसमें कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं पाया गया। कंसेंसस तो है, लेकिन क्या वो तमाम तर, क्योंकि स्टिल अभी भी जो है स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, गिनती के हवाले से पूरा कराची को पूरा नहीं गिना गया, इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुआ ज़रूर, लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ात कहीं भी नहीं है। और ये इस मीटिंग के अंदर जो है वो सबका कंसेंसस था इन मामलात के ऊपर। देखें, जो प्रोसेस है वो उसके ऊपर जो इतराज़ात उठाए गए MQM की तरफ से, तो दीगर कमेटीज़ बनाई गई जिन्होंने कोशिश की कि उन इतराज़ात को दूर किया जाए, और काफ़ी हद तक ऐसा हुआ भी कि वो दूर हो गए। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज़ जो मैं पहले मुकम्मल करना चाह रहा था
वो ये है कि देखें जो पीटीआई है, उन्होंने भी जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जब अपने दौर हुकूमत में इजलास बुलाया, तो उन्होंने भी इस चीज़ का तयन किया, और उनके जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, उन्होंने भी इस चीज़ का तयन किया कि अगला इलेक्शन जो है वो नए सेंसस के मुताबिक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1 महीना आगे, 2 महीने पीछे अगर इलेक्शन की डेट आगे पीछे होती है तो वो एक बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू ये है कि जो प्रोसेस हो उस पे सबको इत्मीनाद हो, सबकी वो उसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं सर, उसके सही जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट की बात की जा रही है कि मर्दमशुमारी में तब्दीलियां, तादाद बढ़ी है। अब ये जो कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हालांकि इससे पहले बात हो रही थी तकरीबन 8 से 9 या 9 से 10 नशिस्तें जो है वो बलूचिस्तान की बढ़ रही थी। अब अगर कोई चेंजेस नहीं होगा तो क्या उसी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर हुआ ये मामला? नहीं, देखिए, अब जब हुकूमत ने तो नोटिफाई कर दिया, अब जो डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, जो हल्का बंदियों का प्रोसेस है, वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। हाँ। तो अब ये प्रोसेस जो है, अब इसको इलेक्शन कमीशन आगे लेके जाएगा। हाँ। और फिर जो मामलात हुए वो इलेक्शन कमीशन उनको आगे लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन लेकर आगे जाएगा। लेकिन अगर हल्का बंदियों के हवाले से नशिस्तें आगे पीछे होती हैं तो फिर उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसको पार्लियामेंट से उसको वेट करने के लिए। वो 2/3 मेजॉरिटी तो इस वक्त है नहीं, फिर क्या होगा? जी देखिए, उस वक्त तो जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उस वक्त तो असेंबलीज भी नहीं होगी मौजूद। तो जो निगरान सेटअप है वो उसके पास मेरे ख्याल से इख्तियार होगा कि अगर वो कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया जा सकता है। हाँ। अगर 2/3 की जा सकती तो और दीगर आईनी रस्ते देखे जाएंगे कि उसको कैसे मुकम्मल करने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल से प्रोसेस तो मुकम्मल किया जाएगा आइन की रूह के मुताबिक, और वो उसके जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होंगे। रस्ते आइन के अंदर मौजूद होते हैं जिसके तहत ये चीजें मुमकिन होती हैं। ठीक है, जाहिर कि वो लीगल कोर्स जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएगा, आईनी रास्ता जो उसमें से निकलेगा ना। ये साहब, इस वक्त क्यों जोर दिया जा रहा है कि एक सियासी वजीर आजम ही हो, निगरान सेटअप का कोई रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट या कोई टेक्नोक्रेट ना हो? और दूसरा ये कि जो इख्तियारात इस वक्त बढ़ाए गए, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ, 90 दिन के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं था। अब तो ये किसी को भी नहीं पता कि बात 90 दिन कब जो है वो 9 महीने बनते हैं, कब 12 महीने बनते हैं और कब बियॉन्ड इसके जाते हैं। क्यों इख्तियारात में इजाफा किया गया? क्या ऐसा क्या मसला था आखिर? देखें, ये दो चीजें लिंक्ड नहीं है। हम इसको लिंक कर देते हैं, इनका कोई लिंक नहीं है। अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर कर रहे हैं केयर टेकर सेटअप को कि वो मल्टीलैटरल्स या बायलैटरल्स के लिए उनके जो डीलिंग है उसके ऊपर कोई फैसला कर सके, तो आप उसको इस चीज का इख्तियार तो नहीं दे रहे कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करता है तो वो उसको रद्द कर दे। ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा तो उसके मुताबिक जो केयर टेकर हुकूमतें हैं उनको उनकी सपोर्ट में मिलके वो काम आगे बढ़ाना होगा। लेकिन ये चीज देखें, ये जो कानून है केयर टेकर का हर जगह तो मौजूद नहीं है। ये चंद ममालिक, बल्कि ना होने के बराबर ममालिक के अंदर कानून मौजूद है, और इसके अंदर आप एक मुल्क को जो 24-25 करोड़ का मुल्क है उसके अंदर आप माशी फैसले ना करें 90 दिन के लिए या 120 दिनों के लिए, तो वो फिर मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए नुकसानदेह है। लेकिन राणा साहब, ये तो हमारा अलमिया है ना। पाकिस्तान में आप दोनों तरफ देखें, आप ये 4 सूबे और इस्लामाबाद के जब इलेक्शन कंडक्ट करते हैं और उस वक्त आप चल जाते हैं निगरान सेटअप की तरफ। आप जीबी की जब बात करते हैं, आप कश्मीर की जब बात करते हैं, तो वहाँ पे इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वही इलेक्शन कराती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ इदारे इतने मजबूत नहीं हैं कि वो इलेक्शन जो है उसी मौजूदा हुकूमत के अंदर रहते हुए फुल एम्पावरमेंट होकर करा दें। दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक है जहाँ पे निगरान हुकूमत का सेटअप होता है। आप सही फरमा रहे हैं, और यही वजह है कि केयर टेकर सेटअप के ऊपर आप अपना निज़ाम जो है वो लेके आए कि ऑपोजिशन को और हुकूमत को मिलके वो डिसाइड करती है केयर टेकर सेटअप को। ये बड़ा आइडियल निज़ाम नहीं है। आइडियल यही हो कि इदारे इतने स्ट्रांग हो कि उनके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो कोई भी जमात या हुकूमत की भी अगर कोशिश करे तो वो ना हो मुमकिन। तो अभी वो सफर मेरे ख्याल से बाकी है। इसके ऊपर जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठने की, इसके ऊपर लेजिस्लेशन करने की, इस सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, और ये अभी सफर बाकी है। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं समझता हूँ आपने अगर फाइनेंशियली एम्पावर किया है तो आपने ये इख्तियार नहीं दिया केयर टेकर सेटअप को
कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट्स को रद्द कर दे और आइन को तोड़ दे। नहीं, तो फाइनेंशियली एम्पावरमेंट अगर मुझे आप बताइए ना, क्योंकि आईएमएफ से जो आपकी डील हुई है वो आपको एक ट्रांच उसने मौजूदा गवर्नमेंट को, फिर एक जो है वो केयर टेकर को, और फिर उसके बाद जो है वो अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसने देनी है। असल मामला तो आपको आईएमएफ के साथ है, बाकी वर्ल्ड बैंक हुआ और आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, उनके साथ आपके मामला चलते रहते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं था। तो ये फाइनेंशियल इकोनॉमी की इतनी जो जरूरत है वो क्यों, कौन से वो मल्टीलैटरल और बायलैटरल डोनर्स हैं जिनके साथ आपको मामलात करने हैं? मुआहदों की इख्तियार नहीं दिए। मिसाल के तौर पे आपने जो कंटिन्यू कर रहे हैं मुआहदे, उनके ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेने का इख्तियार दिया है कि अगर जरूरत पड़े। इसी तरह वर्ल्ड बैंक के साथ जो आपके मामला चल रहे हैं, आगे आपको उसके ऊपर अगर कोई पॉलिसी डिसीजन लेना पड़े तो वो आप ले सकते हैं। आपने लिमिटेड इख्तियार दिए हैं, फाइनेंशियल खुले। तो मैं समझता हूं, देखें, ये मेरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल पावर को या डिसीजन मेकिंग को आप आइन तोड़ने के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? उसका लिंक नहीं बनता। एक छोटे से ब्रेक की तरह बाद प्रोग्राम को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी। बरेलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या बातें हो रही हैं? नई मरदमशुमारी जो है उसके नताइज को मंजूर कर लिया गया और अब ये एक तासुर है कि जो हुकूमत जो डिलेइंग टैक्टिक्स इस वक्त इस्तेमाल कर रही थी, शायद उसको लीगल कवर जो है इस वक्त मिल चुका है इस नई मरदमशुमारी की वजह से। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा? लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको याद होगा कि राना सनौली ने कहा था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब इमरान खान को जेल होगी और मियां साहब वापस आएंगे, उससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे। तो एक बड़े वेल प्लानिंग तरीके से अगर आप टाइमिंग देखें, सिर्फ 6 दिन पहले ये कहा जाता है, 9 अगस्त से सिर्फ 3 दिन पहले इसका इजलास पहले भी हो सकता था, उसका इजलास बुलाया जाता है। ठीक उसी वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है, जेल भी भेज दिया जाता है, साहिल भी भेज दिया जाता है। मैंने सुना है कि जज साहब वो भी शायद लंदन चले गए जी, बिल्कुल दी थी। तो अब जब यानी लोग क्या ये समझते हैं कि हम लोग कोई फूल पैराडाइज में रहते हैं, यानी अगर हमें कहने का सॉरी तुझे हम गार्डेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, या तो वो अहमकों की फूल पैराडाइज में रहते हैं, या हम लोगों को समझते हैं कि सब पूरी कौम पैराडाइज में रहती है, मीडिया रहती है। वो ये नहीं सोचती कि इतना इंपॉर्टेंट टाइमिंग 11 और 1 के दरमियान गिरफ्तारी भी, जेल भी, नाहल भी, इलेक्शन कमीशन भी तैयार बैठा, सब करके जेल भेज दो, जज साहब को ही भेज दो, और दूसरी तरफ उसी वक्त चारों सूबे एक हो जाएं और ये कहें जनाब नहीं मरदमशुमारी। 4 महीने तो ये हो गए, तो 8 महीने लगेंगे। तो अब ये जो सर ये जो एक बात का ये कि अब आपने तकरीबन ये जो अब आ रहा है, और हमें पता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को ना पता हो कि ये कौन गेम प्लानर कौन है, क्या गेम बनाया जा रहा है। इस साल नहीं, ये भी हो सकता है कि ये पूरा 1 साल बाद इलेक्शन हो। अब इसे कहता हूं, जब हम 60 अच्छा, अब ये एक बात कर, तो चैलेंज किया जाता था सर, ये बताइए, किया जाता था। आज हम चैलेंज कर रहे हैं कि 6 माह में भी इलेक्शन नहीं होंगे। ठीक है मुजाहिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर तवील मुद्दत चले जाते हैं 1 साल या बियॉन्ड, तो उससे मौजूदा इत्तेहादी जमातें जो हैं, इनको क्या ये सियासी जमातों को नुकसान होगा या फायदा होगा? जो नुकसान या फायदा ये समझ रही हैं कि हकीकतन वैसा ही होगा? ये कि पीएनए ने बिल्कुल ऐसे ही किया था, बल्कि वो केयरटेकर में शामिल हो गए थे भुट्टो साहब की शहादत के वक्त, और ज़िया-उल-हक ने उस वक्त भी 90 दिन का इलेक्शन कहा था, और इलेक्शन भी ज़िया-उल-हक ने कराया था। फिर 85 में वजह पुरानी बात है, तारीख हो रही है, और कहीं 88 हुआ तो अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया, तो 88 में जाके इलेक्शन हुए। मतलब पीडीएम क्या है? पीडीएम दूसरी पीएनए। जिस दिन इमरान खान जेल चला गया, जिस दिन इनकी हुकूमतें डिसॉल्व हो गई, ये 0+0 पर खड़ी होंगी। और इन्होंने बड़ी जहानत और फितानत ये किया है, देखिए कि पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट को, जिसका मुद्दत 3 माह में खत्म हो रही थी, उसको कंटिन्यू रखा, क्योंकि आप कहते हैं जनाब आइन खामोश है। जहां आइन खामोश है, इस तरह में एक दिलचस्प मिसाल दूं कि आप गौर कीजिए, जिस तरह बिल पास हो रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल जो 1923 में अंग्रेजों ने बनाया था, 100 साल बाद इन्हें वो बिल याद आया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के किसी कोई भी इदारा, एजेंसी बगैर वारंट के पकड़ ले, ये कर ले, इस तरह की कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से आपने देखा नहीं, ये बिल पेश करने वाले भी हमारे मोहतरम शाहजाद रहमान थे पीपल्स पार्टी के, तो जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरफ ले जा रहे हैं गेम प्लानर,
अगर वो जाहिर तो लगता है कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उनके इत्तेहादी उनके साथ हैं, लेकिन शायद ऐसा ना हो। हमेशा तारीख ने अपने आप को, और जब दोहराती है तो बड़ी इत्तेफाक होती है ना ठीक कि आज मियां ठीक साहब ठीक आपके सर आपके इस पॉइंट को राना एहसान अफजल साहब के सामने रखूंगा कि तारीख बहुत जालिम है। तारीख जब दोहराती है अपने आप को तो उसकी जो चक्की है उसमें हर कोई पिस के रह जाता है। बनी हुआ पाकिस्तान में एक पूरी हिस्ट्री है हमारी तारीख की इसी तरह के फैसलों की, और जो आज लोग भुगत रहे हैं उन्होंने भी कल कुछ इसी तरह का किया हुआ था। राना साहब देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब को एक ट्रायल कोर्ट ने जो है वो सजा दी है। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने व्हाट्सएप के ऊपर JIT बना के जो है उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं किया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं दी कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाए और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बंदे के वायलेट हो जाएं कि वो आगे अपील का हक भी ना रखता हो, कि इस तरह दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये चीजें हमने भुगती हैं। यहां इमरान खान साहब ने मिस डिक्लेरेशन की, करप्शन की, उनको ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी। अब अगर लगता है लोगों को कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो उनके पास बहुत सारे लेवल्स हैं अपील करने के लिए और इस मामले को फाइट करने के लिए। तो मैं समझता कानून ने रास्ता लिया, और ये तो एक केस है। अभी तो 9 मई के ऊपर जो इश्तियाल और जो तकसीम और जो नफरत के बीज बोए इमरान खान ने, शायद ही किसी और लीडर ने ऐसा किया हो इस मुल्क के अंदर, जहां इदारों को इस हद तक जो है वो निशाना बनाया हो कि अपने सियासी जत्थों के जरिए। फर्क ये था कि अवाम नहीं निकली, अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। अब बात यह है कि इलेक्शन जो अभी ये जो मामला है, क्या नया सेंसस जो है वो नोटिफाई करना कोई ये मुजरिमाना हरकत है, ये कोई साजिश है? देखिए, नहीं, यकीनी तौर से मुजरिमाना हरकत या साजिश नहीं है। इसकी टाइमिंग्स के हवाले से सिंपल बात हो रही है। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं आपकी बात को जरा आगे रखूंगा। बरेलवी साहब ये फरमाइएगा, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो नाअहल हुए, नवाज शरीफ नाअहल हुए, उनके पास तो अपीलों का भी हक नहीं था। खान साहब के पास तो अपील का हक है यहाँ पर अभी। देखिए जी, एक तो राना साहब को भी पता है, बल्कि बड़े इनके मैं मोहतरम इनकी फैमिली को भी जानता हूँ, पाकिस्तान में कोई भी केस किसी भी किस्म का हो वो पॉलिटिकल केस होता है। क्या भुट्टो पे जुडिशियल लोग कहते हैं मर्डर सही हुआ कि जिन्होंने अक्सरियत से दिया? जोराब पटेल ने ज़िया-उल-हक के नजरिए जरूरत को दुरुस्त करार दिया था, आपको पता है। ये बड़ा नाम है जस्टिस जोराब पटेल का। उन्होंने कहा नहीं जनाब इन्हें रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी जो मुशर्रफ के लिए 3 माह मांगने गए थे, उन्हें 6 माह मांगने गए थे, उन्हें 3 साल दिए थे। और ये जितने भी केसेस जरदारी साहब पे बने या जरदारी साहब के दौर में शरीफ पे बने, ये तमाम सच्चे केसेस थे भाई। तमाम याद है वो जो जस्टिस कयूम साहब जो थे, एक मोहतरम, जो खून पर के तरह से पहली जो वीडियो लिंक हुई थी जिसमें कहा जा रहा था कि ये जरदारी को फौरन सजा क्यों नहीं देते, याद आया आपको? नहीं आया वो वीडियो? तो जनाब हमारे यहाँ तारीख भरी हुई है कि जुडिशरी के जरिए आप चाहे, मैं मान लूं कि इमरान खान ने 9 मई किया, मैं ये भी मान लूं कि तोशा खान केस था, लेकिन अगर उसकी टाइमिंग देखें कि जिस तरीके से जब आप पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज को कानून के जरिए बाहर करते हैं सियासत की एरिना से, वो बाहर नहीं जाता। नवाज शरीफ साहब के चले गए भाई, उनके बैठे में मियाँ साहब को जिस तरह निकाला गया था, या मियाँ साहब को 99 में निकाला गया था, मियाँ साहब के हाथ में मौजूद हैं। बल्कि आज शरीफ नून लीग और शरीफ छोटे शहबाज शरीफ बैठे ही इसलिए हैं कि मियाँ साहब मौजूद हैं। आप क्या नहीं उनके बारे में आया? अच्छा, कमिंग बैक सर, कमिंग बैक के बारे में आया बरेली साहब, कमिंग बैक। मैं ये बात कर रहा हूं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बावजूद तमाम तर खदशात के MKM भी वहां पर मौजूद थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी मौजूद थी, बलूचिस्तान भी मौजूद थी, और वहां पर किसी बात में इख्तिलाफ नहीं हुआ। मुश्तरका तौर पर इसको नताइज को तस्लीम कर लिया गया। और ये हमेशा से बात हो रही थी जनाब कि अगर इसके नताइज को तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर हल्का बंदियों में सीटें बढ़ जाएंगी, कराची की सीटें बढ़ेंगी, बलूचिस्तान की सीटें बढ़ेंगी, और यहां पे ये कहा जा रहा है कि सीटें अब कौमी असेंबली के अंदर सीटें जो हैं उनमें इजाफा नहीं होगा। तो ये आधे अधूरे या फिर कह लें कि जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट था इस मर्दमशुमारी का, उसको फॉलो किया गया या नहीं किया गया? मैं तो आपको टाइमिंग की बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं बिल्कुल करते ये काम, अगर 1 महीने पहले शुरू कर देते, नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां कर देते, तो आपको एन 1 हफ्ते पहले जब असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, आपको क्यों ख्याल आया? इसका मतलब ये कि आप इलेक्शन फेस नहीं करना चाहती ये पार्टियां। इन्हें पता है कि 60 और 90 दिन जब ये महंगाई का पहाड़ लेकर जब बाहर निकलेंगे, अपनी कारकर्दगियों की बुनियाद पर नारा नहीं लगेगा। आटे का वो क्या लगेगा, वो जाले साहब 20 रुपया मनाता, 1000 रुपये मनाता, क्या नारे नहीं लगेंगे?
ये क्या अपने हल्कों में पेश करेंगे कि आटा क्यों महंगा है, पेट्रोल क्यों महंगा है, डॉलर कहाँ चला गया, टमाटर किधर है, बिजली क्यों 15 रुपए महंगी हो गई? क्या ये नहीं पूछा जाएगा? ये समझेंगे अपने घरों के ड्राइंग रूमों में बैठकर क्या हुआ मई के इलेक्शन में 25 सीटें दी थी इन्होंने पीटीआई को, उनको शेर पहना दिया था उन बल्लों को। 25 में से 23 जिमनी इलेक्शन नून लीग हारी थी। पंजाब की भी 4 में से 3 नशिस्तें आ रही थी, अगर आपको याद हो। ये तो रिसेंट बात है ना। सही। राणा साहब अब आप इलेक्शन में चले जाएं, सिंपल सी बात है, लेकिन वो जो अवामी गैज़ो गज़ब है वो तमाम इत्यादि जमातों को फेस करना होगा उसके लिए, क्योंकि अवाम पूछेगी पेट्रोल क्यों महंगा है, अवाम पूछेगी टमाटर क्यों महंगा है, अवाम पूछेगी इस वक्त की महंगाई क्यों इतनी आ गई, क्योंकि आप तो लॉन्ग मार्च लेके ही निकले थे खान साहब के खिलाफ महंगाई के हवाले से। आज कहाँ सारी बातें जो है वो बिल्कुल तोशाखाना में चली गई, वो सारी बातें फॉरेन फंडिंग में चली गई। राणा साहब मैं बड़ी सादा सी बात करता हूँ। अभी ये 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा, हमारी हुकूमत 3 दिन बाद जा रही है, हम 20 रुपए कम करके भी जा सकते थे कि क्या वो मुल्क की इकोनॉमी की सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक फैसला होता? लेकिन राणा साहब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो सियासी जमातें, अगर सियासी फैसला होता, सर अगर राणा साहब लेट मी फिनिश, अगर सियासी फैसला होता और इंतखाब में जाने का फैसला होता तो यकीनन आप 100 रुपए कम करके चले जाते, जो खान साहब ने किया था। लेकिन ये तो वो फैसला है कि जिसको कंटिन्यू खान साहब ने जो किया था वो जानते थे उनकी हुकूमत जा रही है और उन्होंने मईशत को दलदल में डाल के दे दिया। आपकी हुकूमत नहीं जा रही है अभी? मुकम्मल करने दें, हमें पता है हमारी हुकूमत जा रही है 3 दिन बाद और हम एक अनपॉपुलर फैसला करके जा रहे हैं, तो ये हम जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं जो इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हम अगर जिम्मेदार फैसले कर रहे हैं जो बज़ाहिर मुश्किल लगते हैं, अवाम के लिए बोझ है, लेकिन वो सही फैसले हैं, तो मैं समझता हूं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और अवाम भी उसको अप्रिशिएट करेगी। हम तो वो गन साफ कर रहे हैं जो इमरान खान ने माशी डाला, और अगर वो झूठे बयानियों से अवाम को गुमराह करता है तो आज वो फंस भी गया है उस सियासत के जरिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। अब देखना है कि हालात, सियासी हालात जो है मजीद आगे कहाँ जाते हैं। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है। वेलकम बैक। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निसार खोड़ो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक तासुर था कि मौजूदा हुकूमत फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना अफोर्ड नहीं कर पा रही या जाना नहीं चाहती, इसीलिए 30 दिन से 60 दिन की बात हुई और 60 दिन के बाद अब तो एक नई चीज़ आ गई कि नई मरदमशुमारी जो है इसके नंबर्स को जो है वो इंडोज कर दिया गया। अब आइंदा इलेक्शन जो है इसी मौजूदा या नई मरदमशुमारी के हिसाब से होंगे। ये बताइए कि कम से कम अब 2023 तो इलेक्शन ईयर नज़र नहीं आ रहा जनरल इलेक्शन के लिए। इंतखाबात अगर बढ़ते हैं, निगरां हुकूमत का टेन्योर अगर बढ़ता है, तो पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी जमात के लिए ये फ़ायदे का सौदा होगा या नुकसान होगा इससे? मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इलेक्शन होना अच्छी बात है। घाटे का सौदा की बात नहीं करते क्योंकि वो अवाम के हाथ में होता है, अवाम के एतमाद के साथ आगे हुकूमतें बनती हैं। इशू है कि इलेक्शन हो। असेंबली ने टर्म पूरा किया, अब अगर नई मरदमशुमारी पर किसी को एतराज़ नहीं तो जाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन को चाहिए शायद 4 महीने। अब इलेक्शन कमीशन अगर उसको एक्सपेडाइट करे तो हो सकता है डीलिमिटेशन कुछ जल्दी हो जाए। डीलिमिटेशन के लिए नक्शे होते हैं, नक्शों में पॉपुलेशन का पता होता है, पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनते हैं या वोटर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं। हो सकता है ज़्यादा फेर फार नहीं करना पड़े क्योंकि सीटें बढ़ तो नहीं रही ना, सीटें जितनी थी इतनी ही रहेंगी। तो इसलिए फिर ये बात होगी कि वोटर्स की तादाद को अगर बढ़ा दिया जाए, जहां अगर MPA की सीट 2 लाख वोटर पे थी, अगर आप उसको 3 लाख वोटर पे कर देंगे तो थोड़ी बहुत गलियां इधर की उधर या उधर की इधर हो जाएंगी। इसी तरह से MNA की सीट भी इस तरह से एडजस्ट हो सकती है। तो अगर इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे फंडिंग अवेलेबल होगी, उनके पास तरीक़ेकार भी मौजूद होगा, अगर वो चाहें दिन रात काम करें और कॉन्स्टिट्यूंसीज बन जाएं, उस पर ऑब्जेक्शन ली जाएंगी, ऑब्जेक्शन के बाद फैसला होगा, फैसले के बाद
ये सब कुछ हो सकता है। ये मैं समझता हूँ 3 महीने भी दरकार हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। ये 3 महीने में ये डिलिमिटेशन हो जाए, फिर 45 डेज चाहिए आपको इलेक्शन के लिए, तो ये 4 महीने 4.5 महीने तक ये सारा काम हो सकता है। But sir, there are so many ifs and buts. As you said कि अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, तो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो सीएम सिंध को भी थे, तहफ़्फ़ुज़ात MQM को भी थे, तहफ़्फ़ुज़ात और जमातों को भी थे। मरदमशुमारी के हवाले से फिर अचानक एकाएक क्या हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जो है ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसको मंजूर कर लिया गया। क्या वहाँ पर तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका अज़ाला करने की बात हुई? भाई साहब, हम जो इस वक्त इलेक्शन किए हुए बैठे थे या बैठे हैं, हाँ। ये भी तदादात का मजमुआ था। Exactly. इस पर भी हमारे सख्त एतराज़ात थे। इलेक्शन तो हो गई ना। इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी और उसके कहा गया कि वन टाइम इलेक्शन इस पुरानी मर्दमशुमारी पर प्रोविजनल आर्जी लिस्ट पर हो जाने चाहिए। उसको इमरान खान वालों ने परमानेंट कर दिया। परमानेंट करने के बाद उन्होंने कहा जी 5 साल के बाद हम कर लेंगे। ये फिर से मर्दमशुमारी जो होनी नहीं चाहिए थी वो 10 साल के बाद होती है, लेकिन कर दी। हुकूमत ने पैसे खर्च किए। पैसे खर्च करने के बाद जी कुछ आबादियां बढ़ी, चाहे बलूचिस्तान की हो, चाहे सिंध की हो, पंजाब की या केपी की, जो भी बढ़ी हैं सो बढ़ी हैं। अब उस पर डिलिमिटेशन कर रही हैं, उसमें और कोई कबाहत तो खैर नहीं है। अब क्योंकि CCI का फैसला आ चुका है, इसलिए मैं भी मजबूर हूं ये कहने के लिए कि उम्मीद रखो कि हाँ 2023 में ही इलेक्शन हो जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये फरमाइएगा कि निगरां सेटअप के लिए निगरां वजीर आज़म का सियासी होना ही क्यों जरूरी करार दिया जा रहा है, उसी के ऊपर क्यों इसरार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? सबसे पहले ये साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था, कोई रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट नहीं, सियासी जज जो है इम्पार्शल, अपने सियासी कोई भी शख्स बतौर वजीर आज़म अपने आप को इम्पार्शल कैसे साबित कर सकेगा, जबकि नाम जो है वो इसहाक डार साहब का भी आ रहा है, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम इसमें आया। कैसे इम्पार्शल बनेगा एक सियासी बंदा? देखें, बात सुने, जब कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता है तो फिर तो वो खुद ही खड़ा हो जाता है कैंडिडेट के तौर पर, उसको वोट मिल जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये होगा नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाए गए हैं। सियासतदानों को भी आजमाया गया है, जजों को भी आजमाया गया है, टेक्नोक्रेट्स को भी आजमाया गया है, ऑफिसरान को भी आजमाया गया था जो रिटायर ऑफिसरान है। जैसे पिछली इलेक्शन में यहाँ साबिक चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर बने थे। तो इस तरह से आजमाया गया हुआ है, ये सब कुछ चलता रहता है। अब हमारा फर्ज बनता है कि जी हमारे मौक़िफ़ क्या है कि जी एक न्यूट्रल सेटअप होना चाहिए। अब न्यूट्रल होना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक तो वोट देता है ना, तो वोट देता है तो किसी न किसी को वोट देता होगा, तो न्यूट्रलिटी का ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ये टाइम लगता है। बाकी आइन में उसका तरीक़ेकार वाज़ा कर दिया गया है कि जी लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस किसी नाम पे मुत्तफिक हो जाएं। अगर वो मुत्तफिक न हो सके तो पार्लियामानी कमेटियां बने अपोजिशन की और हुकूमती, और फिर वो किसी पर इत्तफाक राय पैदा करें। अगर वो भी नहीं कर सकती तो इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दिया जाए कि वो किसी को अपॉइंट कर दे। ये तरीक़ेकार दिया गया है, और जब डिस्कशन में बात आएगी तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई नाम निकल ही आता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और निगरां हुकूमत जो है वो भी आती है और फॉरेन इलेक्शन की तरफ चल जाती है, सारी चीज़ें करके। क्या इस वक्त नैरेटिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। आवाम के पास जाने के लिए, अपने वोटर सपोर्टर के पास जाने के लिए। महंगाई इस वक्त उरूज के ऊपर है, बेरोज़गारी, मुफलिसी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। ऐसा क्या है इस वक्त के जाके कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो वोट मांगा जाए, क्योंकि आप पार्टनर तो हैं इस वक्त इस कोalition गवर्नमेंट का। मैं गुजारिश करूं अगर महंगाई की बात करते हो तो महंगाई में ये 5 साल दौर में 2 हुकूमतें रहीं और दोनों ने महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई। इमरान खान भी नाकाम हो गया और ये हुकूमत भी कुछ कर नहीं पाई। अब महंगाई का इशू तो पाकिस्तान का हो गया। ये हुकूमत कह रही है कि हम IMF से डील कर पाए, हमारी मईशत कुछ ना कुछ बेहतर होने की उम्मीद हो गई है। इमरान खान को ये कहने का भी मौका नहीं था, उसको तो रिफ्यूज़ किया गया था IMF के। IMF को उन्होंने खुद धोखा दिया
अपनी जगह पे। तो ये महंगाई तो जो भी जमातें हुकूमत में आज बैठी हैं या उससे पहले जो हुकूमत थी वो सब महंगाई के मुर्तकब हुए हैं, कंट्रोल नहीं कर पाए, कम नहीं कर पाए, और ये सारा सिलसिला पाकिस्तान के लिए हो गया। रही कारकर्दगी की बात, कारकर्दगी में हम हैं सिर्फ सिंध में, और पिछले 15 साल से हैं, और 15 साल से हम हर इलेक्शन में बेहतरी में आते रहते हैं। 2007 या 8 में, फिर 2013 में बढ़े, फिर 2018 में हमारी तादाद बढ़ी। तो कारकर्दगी के तो इसी तरह से पैमाना है कि लेकिन खोड़ो साहब, ये 15 साल में सिंध की जो हालत है, बावजूद इसके कि आपकी 18वीं तरमीम के बाद सेहत में मैं कहता हूँ कि सिंध में बहुत काम हुआ है, सेहत में मैं कहता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, बट एजुकेशन और सारी चीज़ें जो है वो भी आपके सामने, सिंध की आवाम की हालत भी आपके सामने है। खोड़ो साहब देखें ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग भी हो सकता है। बिल्कुल, हमने अपने तौर पर जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी फंडिंग अवेलेबिलिटी थी, हमने कुछ न कुछ किया ज़रूर है और लोगों को एहसास है उस चीज़ का। इसी वजह से जो रिस्पांस मिलता है वो पहले से बेहतर रहा। अब आगे की उम्मीद कर सकते हैं कि हमें रिस्पांस मिलेगा, अल्लाह करेगा हम और बेहतर आ जाएंगे। तो ये तय है कि अब इंतखाबात जो हैं वो नई मरदमशुमारी के नताइज पर मरबूत होंगे, उसके हवाले से होंगे, लेकिन इंतखाबात कब होंगे, इट्स स्टिल ए $1 मिलियन क्वेश्चन। आज के प्रोग्राम से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद थे, और निसार खोड़ो साहब भी आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।